अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू द शो बात कारोबार की। मैं हूं आपकी मेज़बान नताशा हसी। मार्केट के सेंटिमेंट्स आज के दिन भी हम कह सकते हैं वीक के लास्ट सेशन में मार्केट ने काफ़ी हद तक नेगेटिव परफॉर्म किया है। एक रेंज बाउंड सिचुएशन देखी जा रही थी इस वीक के आगाज से, लेकिन अगर आज की बात की जाए स्पेसिफिक इन अ डे जिसमें दो सेशंस होते हैं फर्स्ट हाफ और सेकेंड हाफ में, तो मार्केट की परफॉर्मेंस फर्स्ट हाफ में काफ़ी हद तक गिरावट की तरफ देखी गई, यानी नेगेटिविटी प्रिवेल होती हुई दिखाई देती गई। हमने देखा स्टार्टिंग में जब मार्केट ओपन हुई तो उस वक्त छोटा सा एक चंक था जिसमें इंट्राडे हाई बन सकता था, लेकिन उसके बाद मार्केट में कंटिन्यूस सेलिंग देखी गई और फाइनली मार्केट पूरे दिन उसी को रिकवर करते हुए दिखाई दी। और आज के दिन हमने चेंज देखा है 43,000 का वही लेवल दिखाई देता है पूरे वीक के अंदर सस्टेन करता हुआ। इट मींस के मार्केट में जो एक केओस है इंटरेस्ट रेट के बढ़ने की वजह से, वो फियर अभी तक इंटैक्ट दिखाई देता है। फर्स्ट सेगमेंट की तरफ चलते हैं। लेट्स हैव अ लुक ऑन डेली हाइलाइट्स। आज की मार्केट की परफॉर्मेंस देखते चलते हैं। ओपन हुई मार्केट 43,518.84 के लेवल पर, हायर साइड मार्केट गई 43,606.41, लोअर वाज 43,044.99 एंड फाइनली क्लोजर 43,395.78 का, यानी कि हायर साइड पे 600 तक जाने के बाद मार्केट 300 तक जो है वो चले गई थी। 43,000 का लेवल जो है वो लोअर लेवल पे लूज होने वाला था एंड फाइनली चेंज रहा 123.06 का डिक्लाइन। टर्नओवर में 178.61 मिलियन शेयर्स ट्रेड किए गए हैं। कल के मुकाबले में डिक्लाइन देखा गया है 21.81 मिलियन शेयर्स का। वैल्यू रही 6.72 बिलियन रुपीस। वैल्यू वाइज भी काफी ड्राइनेस देखी जा रही है। वॉल्यूम लीडर्स में ओनली वन स्क्रिप्ट बीइंग इन ग्रीन टेरिटरी। टीआरजी पार्क कल भी टॉप लीडर थे, वॉल्यूम लीडर थे, आज भी हम यही देख रहे हैं। 1.39 का इजाफा देखा गया। 96.44 पे क्लोजर रहा। 14.60 मिलियन शेयर्स ट्रेड किए गए। ट्रेड सेकंड स्कॉर पे 0.28 का डिक्लाइन, 40.12 पे क्लोजर। 14.23 मिलियन शेयर्स ट्रेडेड एंड लास्टली WTL 0.11 का डिक्लाइन, 1.88 पे क्लोजर। 13.61 का कारोबार रहा। ये था वॉल्यूम लीडर्स मार्केट की करंट परफॉर्मेंस। कल जो वॉल्यूम लीडर्स दिखाई दे रहे थे आज भी सेम वही वॉल्यूम लीडर्स दिखाई दे रहे हैं। इट मींस के मार्केट में कुछ एक स्पेसिफिक स्क्रिप्ट्स हैं जिनमें काम होता हुआ दिखाई दे रहा है, यानी कि कुछ ऐसे स्क्रिप्ट्स हैं जिनमें डेली बेसिस पे काम होता हुआ दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ चलते हैं। जी, टॉपिक ऑफ द डे में आज हम बात करने वाले हैं स्टील सेक्टर के ऊपर। इन्फ्लेशन भी एक सेंटिमेंट्स हम कह सकते हैं कि अब दिखाई दे रहा है इकोनॉमिक टर्म्स के अंदर, क्योंकि आजकल जो ग्लोबली इन्फ्लेशन का एक दौर जो है वो दिखाई दे रहा है, वही इम्पैक्ट कर रहा है हमारी मार्केट को। वन ऑफ द सेक्टर इज स्टील सेक्टर जो डायरेक्टली इम्पैक्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो स्टूडियो में वी हैव गेस्ट, उनको विदाउट वेस्टिंग टाइम खुशामदीद कहेंगे। हमारे साथ मौजूद है हम्माद पूनावाला साहब। आप प्रेसिडेंट हैं ऑल सिटी ताजिर इत्तेहाद और प्रेसिडेंट हैं ऑल आयरन मर्चेंट एसोसिएशन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वेलकम टू द शो। थैंक यू। हम्माद साहब, इन्फ्लेशन की बात हो रही है और डायरेक्टली जो सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट देखा जा रहा है वो स्टील सेक्टर पे भी देखा जा रहा है। तो स्टील सेक्टर के ऊपर आज हम बात करेंगे। सबसे पहले ये बताइए कि स्टील सेक्टर की जो अपनी एक चैलेंजेस थे स्टार्ट में वो दिखाई दे रहे थे, लेकिन अब जबकि कंस्ट्रक्शन पैकेज दिया गया है, अब जबकि टाइम आया है कि लोग उसे बाय करें, उसे अवेल करें, उसके जो एक पर्क्स हैं उनको अवेल करें, लेकिन अब यहाँ पे और इशूज़ जो है वो जन्म ले रहे हैं। देखिए, सबसे पहले हमें जो है अपना जो स्टील सेक्टर की बात करते हैं, हमारे वज़ीर आज़म ने बड़ी अच्छी बात की थी कंस्ट्रक्शन के ऊपर, उसको एक इंडस्ट्री का जो है वो दर्जा दिया और इसके ऊपर बातें की सस्ते मकानात के ऊपर। लेकिन ये सब चीज़ें करने के लिए आपको पहले इसके मैकेनिज़्म को ठीक करना ज़रूरी है। आपका जो स्टील सेक्टर है वो हैवीली जो रिलाइन करता है आपकी इंपोर्ट के ऊपर। जब से स्टील मिल बंद हुई है हमें टोटल हमारा जो है वो इंपोर्ट के ऊपर सारा निज़ाम चला गया, और अगर अब इस चीज़ को अगर हम कंट्रोल नहीं करेंगे तो फिर नीचे मार्केट तक उसका इफेक्ट आता है। स्टील से कॉटेज इंडस्ट्रीज़ को भी नुकसान होता है। स्टील लाइन पे जितने भी नीचे छोटे कारोबार करने वाले हैं उन सबको जो है इसका जब इस पर इन्फ्लेशन आती है, महंगाई आती है, तो उसका नुकसान होता है। तो स्टील के जो प्रोडक्ट्स हैं ये अगर महंगी होंगी तो आपके मकानात भी सस्ते नहीं बन सकते और आपकी कॉटेज इंडस्ट्रीज़ हैं आपको उनमें भी बहुत ज़्यादा इसका नुकसान होता है। ऑल ओवर जितनी भी मार्केट्स हैं उधर भी इसका सारा इफेक्ट आता है। आपने तो कहा मसाइल हल करने की ज़रूरत है स्टार्ट में कुछ, तो जब कंस्ट्रक्शन पैकेज दिया गया तो उस वक्त हमने ये देखा था कि हमारे पास इश्यूज ऑलरेडी बहुत ज़्यादा थे, यानी कि कोविड की एक सिचुएशन थी और उसको टैकल करने के लिए एक कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को ये पैकेज दिया गया ताकि ये इंसेंटिव जो है उसके काम आ सके और इससे जितनी अलाइड इंडस्ट्रीज़ हैं वो फ़ायदा उठा सके। देखिए नताशा, 100 रुपीज़ पर केजी अगर हम बात करते हैं, पिछले 6 महीने पहले की बात करते हैं, 100 रुपीज़ पर केजी 6 से 8 महीने पहले था और अब
तकरीबन 200 रुपीज़ पे ये आ चुका है अराउंड। और हर महीने जो है इसके ऊपर 5 रुपये 10 रुपये जो है केजी के ऊपर पर टन के ऊपर जो है वो फ़र्क आता है। इससे जो है वो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट जो है वो बढ़ती जाती है। देखें स्टील जो है वो अहम जुज़ है कंस्ट्रक्शन की, अगर फील्ड की बात करें, सेक्टर की बात करें, और आपको पता है कि जब कंस्ट्रक्शन रुकती है तो उससे बहुत सारे सेक्टर्स जो है वो डैमेज होते हैं। और अगर हम स्टील की बात करें तो सिर्फ हम कंस्ट्रक्शन पे बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं, और भी बहुत सारे ऐसे सेक्टर्स हैं, मशीनरी हो गई, पंखे हो गए, जो भी हमारी मैन्युफैक्चरिंग है, जब हमारी मैन्युफैक्चर अपनी होगी तो हम जो है वो कॉस्ट जो है हमें काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। और जब हमारी मैन्युफैक्चरिंग अपनी नहीं होगी तो फिर हम वही रिलाइन करेंगे इंपोर्ट के ऊपर। तो हमें जो है अपने लोकल मैन्युफैक्चर को जो है वो माल जो है मटेरियल सस्ता प्रोवाइड करने की ज़रूरत है। इस पर बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इसके ऊपर कोई नहीं बात कर रहा। इंटरनेशनल मार्केट भी काफ़ी ज़्यादा ऊपर हुई हुई है, डॉलर का भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट आ रहा है, और हमारा जो ड्यूटी का स्ट्रक्चर है वो भी बिल्कुल ठीक नहीं है। आरडीज़ लगा दी गई हैं, आरडीज़ बहुत ज़्यादा हैं। आरडी तो उस वक्त लगती है जब आपकी लोकल कोई मैन्युफैक्चरिंग हो रही हो, जब स्टील मिल बंद हो चुकी है। मुझे नहीं पता ऐसे कौन लोग एडवाइजर्स हैं जो कि उसके ऊपर बात नहीं करते। 5% आरडी ओनली सोर्स के हमारे पास इंपोर्ट ही करना है रॉ मटेरियल, कहीं और से अवेलेबिलिटी नहीं हो सकती, यानी कि हमारे पास नहीं है ये आपकी स्टील मिल बंद हो चुकी है, आपके पास कोई और तरीक़ेकार नहीं है। या तो फिर आप अपनी लोकल मैन्युफैक्चरिंग का कोई ना कोई तरीक़ेकार निकालें। हम तो इंतज़ार कर रहे हैं कि स्टील मिल वापस खुले और कोई जो है वो रास्ते इसके निकलें। आप देखें ना, स्क्रैप के ऊपर 35% जो है आरडी आती है। जब वो 35% आरडी आती है तो लोग जो हैं वो मंगवाते नहीं है सरिया, और फिर हम रिलाई करते हैं हमारी जो सरिया बनाने वाली मिल्स हैं उनके ऊपर। फिर वो एक मोनोपोली बनाते हैं और एक ज़्यादा नफ़ा रख के लोगों तक पहुँचाते हैं। और आप देखें ना कि अगर ये 35% हट जाता है तो फिर जो है वो तकरीबन 40 रुपये केजी का जो है फ़र्क आ जाएगा। तो लोग जो है इम्पोर्ट भी कराएंगे और ये भी सुना गया है कि फ़र्क कार्टेलाइजेशन भी होती है यहाँ पर, और बीइंग एसोसिएट, बीइंग प्रेसिडेंट ऑफ द एसोसिएशन, तो आपने इसके ऊपर क्या इनिशिएटिव लिया? हम हर जगह इसके ऊपर बात करते हैं, जो हमारे सरिये वाले ये भी हमारे भाई हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आपको बता रहा हूँ कि सिर्फ और सिर्फ एक छोटा सा मैं एक तरीक़ेकार बता रहा हूँ कि आरडी जो है ख़त्म कर दी जाए स्क्रैप के ऊपर जो 35% है। आप देखें 40 रुपये में चैलेंज करता हूँ, 30 से 40 रुपये का फ़र्क आपको यहाँ पर मार्केट में आ जाएगा। आपकी कंस्ट्रक्शन की कॉस्ट में ठीक ठाक फ़र्क आ जाएगा। इस वक्त कंस्ट्रक्शन की सरिये के बनने की वजह से कुछ 70% क्या है अभी इस वक्त 190-195 की कॉस्ट है। और अगर हम आरडी कम कर देते हैं तो लोग जो इंपोर्ट कराएंगे सरिया, जो मोनोपोली बन रही है यहाँ पर, वो चीज़ नहीं होगी। 35% जो है वो फ़र्क आ जाएगा। आप हिसाब लगा लें, काफ़ी ज़्यादा जो है डिफरेंस आ जाता है। अगर 40 रुपीज़ के जी, 35-40 रुपीज़ के जी फ़र्क आ जाता है तो इससे काफ़ी ज़्यादा फ़र्क आएगा मार्केट में। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कोई इसके ऊपर जो है वो बात नहीं कर रहा। राइट, चलें अब बात करते हैं आज के प्राइम मिनिस्टर के दौरे की, जिन्होंने प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये ऐलान किया गया है जब ग्रीन लाइन बस का इफ्तिताह किया गया, तो उसमें ये भी बताया गया कि जो बिज़नेस कम्युनिटी है उसको ये हम कहेंगे इंसेंटिव दिया गया है, या फिर ये सहूलत दी जा रही है जिससे वो फ़ायदा उठा सकते हैं। तो कैसे देखते हैं आप इस दौरे को भी, और ख़ासकर ये जो इंसेंटिव दिया गया है जो मददगार साबित होगा बिज़नेस करने में? देखिए, इंसेंटिव बोलने की हद तक ना हो, वो नज़र आए नीचे ग्राउंड रियलिटी पर नज़र आए, लेकिन इस वक्त तो हमने कोई ऐसी चीज़ नहीं देखी। इससे पहले आपने देखा कराची के लिए, अगर हम कराची के लेवल पे बात करते हैं तो कराची के लिए भी काफ़ी बात हुई, इंसेंटिव दिए जाएंगे, लेकिन अभी तक नीचे ग्राउंड लेवल तक ऐसी चीज़ें नहीं हुई। लॉकडाउन हुआ, उसके बाद जो है वज़ीर आज़म ने ऐलान किया कि लोगों को इसमें काफ़ी इंसेंटिव दिए जाएंगे, लेकिन फिर वही हुआ कि लॉकडाउन से तो लोग निकल सकते थे, लेकिन जो लोगों को दोबारा परेशान किया गया महंगाई की वजह से, तो मुझे नहीं लगता कि लोगों को तो और ज़्यादा इसमें ट्रैप किया जा रहा है। महंगाई की वजह से लोग जो है वो निकल नहीं पा रहे इसमें से। राइट, चलें ये तो मैं बताती चलूँ कि 2 हफ्ते के लिए ट्रायल बेसिस पे 25 तक जो है वो ये खोली गई है, और उसके बाद आम आवाम के लिए भी खोल दी जाएगी। इससे यकीनन फ़ायदा तो होगा, जाहिर सी बात है, आपके पास एक पब्लिक ट्रांसपोर्ट होती है तो आप आराम से सफ़र कर सकते हैं, ईजी आपके पास एक्सेस हो जाती है, ज़्यादा पेट्रोल की कंजम्पशन भी नहीं होती। और जो हमारे पास ये इशूज़ आते हैं कि पेट्रोल महंगा हो रहा है या महंगाई का बॉम्ब गिर रहा है, जाहिर सी बात है जब पब्लिक ट्रांसपोर्ट अवेलेबल होगी तो सभी एक बस में या एक गाड़ी में सवार होकर जाएंगे तो ऑब्वियसली बचत तो होगी। हमाद साहब, जबकि बचत की बात हो रही है तो हमें खुद से अपनी चादर देखकर पांव फैलाने पड़ेंगे, कुछ ऑस्टेरिटी मेजर्स खुद से लेने पड़ेंगे। जैसा कि मैंने ये इसी से आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए मैं पूछते चलूँ कि जितने ऑस्टेरिटी मेजर्स लिए जा रहे हैं, जितनी सादगी इख्तियार की जाए उतना ही अच्छा है। तो आप समझते हैं कि जो अभी ये सिस्टम किया गया है, ये ट्रांसपोर्ट जो है वो इसका इफ्तिताह किया गया है, कितना इम्पॉर्टेंट था, ये पहले ही कर दिया जाता?
देखिए जो भी चीज़ अगर हमारे मुल्क के फ़ायदे के लिए तो उसको अप्रिशिएट तो करना चाहिए, लेकिन अगर थोड़ा सा उसके ऊपर इस पे बात करें कि प्रैक्टिकल मुझे नज़र नहीं आता। पूरी दुनिया जो है वो मोनोस की तरफ जा रही है, ट्रेन्स की तरफ जा रही है, और हम लोग इस वक्त बस के ऊपर आ रहे हैं। आपके जो रोड्स हैं उनका निज़ाम है, मैं नहीं समझता हूँ कि उसको आपको नैरो करने की कोई भी गुंजाइश है। आप एम ए जिना रोड पर जाएँ तो आप रोडों को जो है वो छोटा करके उस पर बसेस चलाने की प्लानिंग कर रहे हैं। मतलब आप क्या सर प्लान कर दिस रहे इज हैं, द रीजन प्रैक्टिकल फिर नहीं है ये आपके बिल्कुल। फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल लेकिन जो गवर्नमेंट में गैप की बात देखी जाती है, दिस इज द रीजन। ये देखिए कंपटीशन चल रहा है, इनके कंपटीशन के अंदर सरवाइव कौन कर रहा है? बिजनेस कम्युनिटी कर रही है, लोग कर रहे हैं, आवाम कर रही है। इस कंपटीशन के अंदर कोई भी जो है वो एक्चुअली सफ़र कर रहे हैं। बिल्कुल बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं। राइट। अभी जो ये आपने ये जो बसेस की बात की, अब देखें ना, क्या कराची के लिए ये बसेस इनफ है? जो कराची के लोग जो टैक्सेस देते हैं, क्या ये बसेस उनके लिए काफ़ी, ये तोहफ़ा इनके लिए बहुत है? बिल्कुल भी नहीं। इस वक्त जो आप रोडों के निज़ाम देखें, हालात देखें, मैं नहीं समझता हूँ कि ये कोई कामयाब होने वाला है ये। राइट, चलें होप फॉर द बेस्ट। मजीद बात करते हैं, एक ब्रेक की जानिब चलते हैं, साथ रहिए। KASP के ट्रेड लाया इन्वेस्टमेंट की सहूलत तमाम पाकिस्तानियों के लिए। अब पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में आप पाकिस्तान की टॉप कंपनीज के हिस्सेदार बन सकते हैं, वो भी निहायत ही आसान तरीके से। बस के ट्रेड ऐप डाउनलोड करें और पाएं रिसर्च पोर्टल तक रसाई, सबसे कम चार्जेस, और घर बैठे पाएं बेहतरीन सरमायाकारी का मौका, कहीं भी कभी भी। KASP के ट्रेड, अब इन्वेस्टमेंट करे हर कोई। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले बात हो रही थी हमाद साहब से ट्रेन के हवाले से और बसेस के हवाले से, लेकिन अब हम बात करेंगे स्टील सेक्टर के हवाले से। हमाद साहब, स्टील की बात हो रही है, एक घर बनाने के लिए कितना स्टील रिक्वायर होता है, और एक गरीब आदमी पे अगर आप बात करें कि महंगाई बहुत हो गई है तो कितना बोझ पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है? देखिए नताशा, सबसे पहले बात करते हैं सस्ते मकान की। ना तो सस्ते मकान के लिए आपके जहन में आता है 100 गज़ का, ठीक है, छोटे से छोटा मकान 100 गज़ का आता है। ठीक है। तो 100 गज़ के ऊपर जब आप कोई मकान बनाने जाते हैं तो अप्रॉक्स 40 से 50 लाख रुपए का सरिया आता है। तो आप कैसे सस्ता मकान बनाएंगे? आपके जो लैंड की कॉस्ट है उससे ऊपर जो है आपका सरिया आ जाता है, उससे ऊपर आपकी कंस्ट्रक्शन आती है। तो आप कैसे मकान बना सकते हैं? जो अच्छे और महंगे मकान बनाते हैं आप उसमें भी देखिए ऑल ओवर, हम बात करें कराची की अगर बात कर लेते हैं तो मैं देख रहा हूँ बहुत सारे प्रोजेक्ट जो कमर्शियल प्रोजेक्ट हैं वो भी, और जो लोग अपने लिए प्राइवेट प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं, मकान बना रहे हैं, सब ने अपनी जो है वो रोक दी है कंस्ट्रक्शन, क्योंकि कॉस्ट ही नहीं आ रही उनकी। कॉस्ट आपको बता रहा हूँ कि 70% बढ़ चुकी है, चाहे वो सीमेंट ले लें, चाहे वो लोहा ले लें। मेन जो चीज़ है, ज़्यादा स्टील की कॉस्ट पे स्टील ज़्यादा की कॉस्ट, सवालिया निशान ऑब्वियसली है। उसका जो है वॉल्यूम बढ़ा है, तो स्टील की कॉस्ट जो है वो ज़्यादा फ़र्क पड़ता है, और उसके अलावा भी तमाम चीज़ों में कॉस्ट में काफ़ी ज़्यादा फ़र्क आ चुका है। अच्छा, स्टील के अंदर एक ये भी है, जो प्रिंटेड, जो बाय नेम बाय ब्रांड चल रहे हैं उनकी कॉस्ट अलग है, और जो विदाउट ब्रांड चल रहे हैं उनकी कॉस्ट अलग है, तो क्या फ़र्क है दोनों में? देखिए इस पे तो एक लंबी डिबेट है। ब्रांड है, अगर वो क्वालिटी दे रहे हैं तो उनके प्राइजेस में तो फ़र्क आता है, और पूरी दुनिया में ऐसी होता है कि ब्रांड के ऊपर फ़र्क आता है। लेकिन वो ब्रांड अगर इसकी मोनोपोली बना के हमें कोई नुकसान पहुंचाए तो उसके ऊपर फ़ौरन चेक एंड बैलेंस होना चाहिए। आपने अगर आरडी लगाई है तो इसलिए लगाइए कि आपके लोकल मैन्युफैक्चरर्स को प्रमोट किया जाए और हमारे मुल्क के अंदर लोकल मैन्युफैक्चरिंग बढ़े। लेकिन अगर वही लोकल मैन्युफैक्चरर उसका फ़ायदा उठाएं और प्राइसेस को कंट्रोल करें और आवाम तक ना पहुंचाएं इसका फ़ायदा, तो इसके लिए फिर फौरी तौर पे एक्शन लेना चाहिए और फिर इंपोर्ट की तरफ जाना चाहिए। हम अच्छा, अगर सरिया मतलब इंपोर्ट नहीं करते और हम ये राइट। कहते हैं कि सरिया जो है हमारा लोकल बने और हमारी आवाम को फ़ायदा हो, इसीलिए हम लगाते हैं ना आरडी के, इंपोर्ट इसलिए रोकते हैं हम। लेकिन होता क्या है कि आपके लोकल जो मैन्युफैक्चरर जो सरिया बनाते हैं वो अपने ब्रांड के चक्कर में एक मोनोपोली बनाते हैं, और उसके बाद जो है हमारी आवाम को उसका नुकसान होता है। हमाद साहब, मैं आपसे प्रोग्राम के स्टार्ट में भी बात करी थी ऑफ द रिकॉर्ड के हमारे पास दिस इज़ द ओनली वे कि हम सिर्फ इंपोर्ट ही करेंगे, हमारे पास कोई और ऑप्शंस नहीं है। तो आपने कहा था कि शिप वाला जो एक ऑप्शन है वो अवेलेबल है, तो वो कौन सा ऑप्शन है? प्लीज़ हमारे व्यूअर्स को भी देखिए बताइए। अल्हम्दुलिल्लाह हम शिप ब्रेकिंग में जो है वो एक हमारा पाकिस्तान का एक नाम है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता हम करके जो है वो तीसरे नंबर पे आ चुके हैं। अच्छा। शिप ब्रेकिंग के अंदर से आपको रॉ मटेरियल आता है, रॉ मटेरियल से आप सरिये की तरफ जाते हैं, लेकिन लोग दूसरी प्रोडक्ट्स को क्यों भूल जाते हैं? वो तो हमें इंपोर्ट करनी ही पड़ती है। उसके लिए स्टील मिल का चालू
होना बहुत ज़रूरी था, लेकिन स्टील मिल के बंद होने के बाद टोटल हम जो है वो इम्पोर्ट की तरफ और चले गए। प्राइवेटाइजेशन की बात जो हो रही है तो वो हेल्पफुल होगा। लेकिन बहुत अच्छा होगा अगर स्टील मिल खुल जाती है तो हम काफ़ी हद तक हमारा 70% 80% जो है वो स्टील मिल जो है हमारी जो है वो डिमांड पूरी करती है। और अब इसके बारे में सोचने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हम बातें करते हैं स्टील मिल को खोलने की, स्टार्ट करने की, लेकिन जो है वो उसके ऊपर कोई अमल नहीं होता। हमारे पास जो इंडस्ट्री से स्क्रैप्स मशीनरीज होती हैं वो भी हेल्पफुल नहीं होती हैं हमारे पास रॉ मटेरियल के लिए। देखिए वो रॉ मटेरियल है, लेकिन वो जब आपकी कॉस्ट जब फिनिश प्रोडक्ट्स की इतनी ज़्यादा होगी तो ऑब्वियसली रॉ मटेरियल भी महंगा होगा आपका। तो आप कैसे सस्ता दे सकेंगे? अगर आप आपके डॉलर की फ्लक्चुएशन आप देखें ना, डॉलर कहाँ चला गया, शिप ब्रेकिंग का भी रॉ डॉलर मटेरियल से महंगा क्या है। इम्पैक्ट आएगा? बहुत ज़्यादा फ़र्क आता है डॉलर से। एक तो स्टील का जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम आया हुआ, इंटरनेशनल मार्केट इस वक्त ऊपर है। इंटरनेशनल मार्केट नीचे ज़रूर हुई है थोड़ी बहुत, लेकिन यहाँ मार्केट्स में फ़र्क नहीं आ रहा। और फिर डॉलर का जो आप देखें ना, जब भी कोई इंपोर्ट करते हैं, डॉक्यूमेंट्स आते हैं, बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ चुका है। हर थोड़े दिन में 2-3 रुपये 4 रुपये का डॉलर में आप फ़र्क देखते हैं। हम कैलकुलेशन कुछ और करते हैं और होता कुछ और है। तो काफ़ी ज़्यादा बिजनेस में भी फ़र्क आ चुका है। लोगों के बहुत सारे मटेरियल जो हैं वो आने थे, उनकी जो कैलकुलेशन थी और कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा उनकी जो है वो फ़र्क आ चुका है कैलकुलेशन में। नुकसान कर रहे हैं बहुत सारे इंपोर्टर्स। अच्छा, सिर्फ पाकिस्तान इज द ओनली कंट्री के वो सफ़र कर रहा है रॉ मटेरियल की वजह से, या फिर स्टील में इंटरनेशनल प्राइस हाइक की वजह से, या फिर और कंट्रीज़ भी आप समझते हैं जो सारे ही इससे सफ़र कर रहे हैं? देखिए इन्फ्लेशन तो पूरी दुनिया में इस वक्त है। मैं स्टील सेक्टर पे स्टील स्पेसिफिकली सेक्टर पे बात कर रहे हैं, तो जब स्टील सेक्टर की इंटरनेशनल मार्केट अगर बढ़ती है तो पूरी दुनिया पे इम्पैक्ट आता है इससे, लेकिन जब गिरती है तो पूरी दुनिया पे इस पर फ़र्क आता है। लेकिन मैं आपसे बता रहा हूँ कि पिछले 2 महीने में स्टील सेक्टर के ऊपर इंटरनेशनल मार्केट नीचे हुई है, लेकिन हमें इसका कोई फ़ायदा नहीं हो, क्योंकि हमारा ड्यूटी स्ट्रक्चर ऐसा था, हमारे डॉलर जो है हमें बहुत महंगा हो रहा है। तो उसकी वजह से वो जो फ़र्क आया इंटरनेशनल मार्केट में 100-200 रुपये का जो फ़र्क आया, डॉलर का फ़र्क आया, वो हमें नहीं मिला। राइट। हमाद साहब, ये तो हुई एक आपने इश्यूज और चैलेंजेस जो थे वो हाईलाइट किए। सोल्यूशन क्या है इन तमाम चीज़ों का? सोल्यूशन जो है वो अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा कौन सी चीज़ें हैं जिनको फर्दर जो है वो डाइवर्सिफाई करने की ज़रूरत है, या फर्दर उनके ऊपर काम करने की ज़रूरत है, जिससे फौरी तौर पे हमें इंस्टेंट रिजल्ट्स मिल सकते हैं? देखिए मैंने ऐसे पहले भी बहुत सारे प्रोग्राम्स में कहा कि अगर हम वाकई सिंसेयर हैं और हम चाहते हैं इस सेक्टर को बचाया जाए, तो इस सेक्टर से बहुत सारे सेक्टर भी बच जाएंगे। इसके लिए वज़ीर आज़म को फौरी तौर पे एक कमेटी का ऐलान करना चाहिए, और इसके बारे में पहले भी बातें हुई लेकिन नहीं बन पाई। उसमें कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड लोगों को, स्टील से रिलेटेड लोगों को, और जो भी मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको एक जगह पे बिठाया जाए और उसका मैकेनिज्म बनाया जाए। और जो लोग महंगाई करने में जो अपना किरदार अदा करते हैं उनके खिलाफ जो है चेक एंड बैलेंस बहुत ज़रूरी है, और उनके खिलाफ कार्रवाई भी होनी चाहिए। ऐसे बहुत से लोग हैं, मैं प्रोग्राम में आपके खुल के नहीं बात कर सकता, लेकिन बहुत से लोगों को पता है, जब वो बैठेंगे, स्टेक होल्डर्स बैठेंगे, तो ज़रूर उसके बारे में बात होगी और कोई ना कोई सोल्यूशन निकलेगा। कंस्ट्रक्शन के हवाले से प्राइम मिनिस्टर साहब की हर थर्सडे के दिन मीटिंग होती है और वो बाकायदा खुद चीज़ों को देखते हैं कि कंस्ट्रक्शन के हवाले से क्या चीज़ चल रही है। नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम का भी इनिशिएटिव लिया गया, उसके अंदर भी चेक एंड बैलेंस रखना पड़ता है। तो आप समझते हैं स्टील एक बेसिक नेसेसिटी है हाउसिंग के लिए? और ऑब्वियसली एक अहम जुज़ है स्टील। आप जब भी किसी चीज़ की फिजिबिलिटी बनाते हैं ना, तो उसकी कॉस्ट तो देखते हैं ना क्या आ रही है। आप आज कोई कॉस्ट निकालते हैं, अगले दिन बैठते हैं कुछ और कॉस्ट हो जाती है। जब एक चीज़ जो उसकी डिलीवर करने का टाइम आता है तो वो कॉस्ट बिल्कुल, आप देखें ना, बहुत सारे लोगों ने कमर्शियल प्रोजेक्ट्स पे बुकिंग्स की हैं। बुकिंग करने के बाद सरिया उनका 100 रुपये की फिजिबिलिटी थी, आज अगर 190 पे हो गया है तो उसकी कॉस्ट आप लगाएं क्या जाएगी। तो सारा सिस्टम की वजह से जो है नीचे तक जो है नुकसान होता है। चलें जी, मजीद गुफ्तगू को जारी रखते हैं, एक ब्रेक की जानिब चलते हैं, साथ रहिए। ट्रेड लाया इन्वेस्टमेंट की सहूलत तमाम पाकिस्तानियों के लिए। अब पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में आप पाकिस्तान की टॉप कंपनीज के हिस्सेदार बन सकते हैं, वो भी निहायत ही आसान तरीके से। बस के ट्रेड ऐप डाउनलोड करें और पाएं रिसर्च पोर्टल तक रसाई, सबसे कम चार्जेस, और घर बैठे पाएं बेहतरीन सरमायाकारी का मौका, कहीं भी कभी भी। KASP के ट्रेड, अब इन्वेस्टमेंट करे हर कोई। वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक से पहले हम स्टील सेक्टर के हवाले से बात कर रहे थे, जिसमें कुछ चैलेंजेस थे जिसको हमने कोशिश की कि डिस्कस कर सकें, इश्यूज़ की तरफ हाईलाइट किया, और इसके साथ साथ अब हम जा रहे हैं सोल्यूशंस की तरफ। सोल्यूशन में आपने कहा कि सबसे पहले एक मीटिंग और एक कमेटी बनाई जाए। इसके साथ साथ आपने RD की भी बात की, रेगुलेटरी ड्यूटी भी एक डायरेक्ट इम्पैक्ट करती है, अगर उसको घटा दिया जाए तो वो कितना हेल्पफुल साबित होगी?
देखिए बहुत ज़्यादा फ़र्क आएगा। अगर फिनिश प्रोडक्ट पे जाते हैं तो 5% के करीब जो है आरडी लगती है, एचआर पे और स्क्रैप पे जो 35% लगती है। इससे काफ़ी हद तक फ़र्क आएगा। सेल टैक्स में अगर हम कमी करें और उसको सिंगल डिजिट में ले आएँ, उससे भी कॉस्ट में फ़र्क आएगा। हमें किसी न किसी तरीके से उसकी फिजिबिलिटी बनानी है ना कि कॉस्ट कैसे नीचे गिराई जाएगी। तो उसके लिए हमें जिसकी कॉस्ट देखने की किस वजह से महंगी होती है। जब तक हम इसकी फिजिबिलिटी नहीं बनाएंगे, इसको कमी नहीं लेकर आएंगे तो मार्केट पे इम्पैक्ट नहीं सर आएगा। टैक्स कलेक्शन का मसला होता है, जब टैक्स कलेक्शन की बात की जाती है तो कुछ ही, अगर स्टील सेक्टर को ही उठा के देखा जाए तो कुछ लोग हैं जो टैक्स दे रहे हैं, बाकी सभी अपना कोई ना कोई बीच का रास्ता निकाल रहे हैं। ये भी तो एक इशू है जिसकी वजह से रेगुलेटरी ड्यूटीज जो है वो आपको इनपुट करना पड़ता है उसका। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जब एक इम्पोर्टर, कमर्शियल इम्पोर्टर या कोई कंज्यूमर मटेरियल मंगाता है तो ऑटोमेटिकली जो है वो ड्यूटी बढ़ता है, टैक्सेस देता है तमाम। लेकिन एक चीज़ की अगर आप उसकी मार्केट में अगर उसका काम ही रोक दिया जाएगा तो फिर वो कैसे टैक्सेस देगा? जब आप खुल के लोगों को काम करने का मौका देंगे तो फिर वो खुल के टैक्सेस भी देंगे। और मुझे नहीं लगता लोहे के अंदर इतना ज़्यादा कोई टैक्सेस के अंदर लोग चोरी करते हैं। ऐसा नहीं है कि लोग चोरी नहीं करते, होती है, लेकिन बहुत हद तक जो है ड्यूटीज़ भी मिलती हैं और हमारे मुल्क को बहुत ज़्यादा से फ़ायदा है। लेकिन अगर इसको तरीके से किया जाए तो इसकी ज़्यादा हमारी रिक्वायरमेंट होगी, इससे ज़्यादा टैक्सेस हम भर सकते हैं। थैंक यू सो मच हमाद साहब, आप हमारे साथ मौजूद हैं। काफ़ी डिटेल एनालिसिस आज हमने स्टील टैक्स सेक्टर के हवाले से बात करने की कोशिश की, जिसमें हमने जो रेगुलेटरी ड्यूटी के मसाइल हैं और ख़ासकर उनके टैक्स के हवाले से डॉलर की बढ़ती हुई जो एक फ़्लाइट है उसका इम्पैक्ट पड़ रहा है स्टील सेक्टर के इशूज़ को आज कम्प्लीटली डिस्कस करने की कोशिश की। दैट्स ऑल। प्रोग्राम को वाइंड अप करते हैं, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।